हेलो गाइज। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। यह चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। देखिए तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप अपने डेली लाइफ का कुछ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, जैसे हमने पहला एग्जाम्पल ले लिया है कि जब भी मिल्क को हम कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जब भी हम भजिया से सब्जी बना लेते हैं, जब भी रिस्पायरेशन करते हैं, ये सब कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है। रिस्पायरेशन में हमारे बॉडी में एनर्जी मिलता है। क्या कभी आप हमें सब्जी से भजिया बना सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है। कभी क्या दही से आप दूध बना सकते हैं? नहीं, कभी नहीं आप ऐसा काम कर सकते, क्योंकि दही से दूध कभी बनाया जा ही नहीं सकता है। देखिए, कभी आप वाटर में शुगर ऐड करते हैं, क्या फिर वाटर में जो मिला हुआ शुगर है, क्या उससे शुगर को अलग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। इसीलिए यह कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है। चलिए लिख लेते हैं। ये कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। ये कौन सा चेंज है? ये भी केमिकल चेंज। ये भी केमिकल चेंज। ये है फिजिकल चेंज। समझ गए? क्लियर? देखिए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, अब क्वेश्चन उठता है, केमिकल रिएक्शन आखिर है क्या? देखिए, केमिकल रिएक्शन तब ही होगा जहाँ पे केमिकल चेंज होगा। जहाँ पे केमिकल चेंज होगा वहाँ पर ही केमिकल रिएक्शन भी होगा। देखिए, a chemical change happen when one substance transformed into one or more than one substance with new properties because atoms are arranged differently। समझ गए? देखिए, केमिकल चेंज जब भी होता है तो एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। वह नया जो सब्सटेंस बनता है उसका प्रॉपर्टी भी अलग हो जाता है। समझ गए? क्योंकि एटम्स जो है उसको अरेंज डिफरेंटली होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जैसे Mg है प्लस O2 है। ये हमको दिया क्या? MgO दिया। देखिए, ये मैग्नीशियम है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, हमको प्रोडक्ट में क्या दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर मैग्नीशियम को देखिए, ये अकेले है, ये ऑक्सीजन है, यह डायटोमिक मॉलिक्यूल है, यह हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया। देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों मिला हुआ था, मतलब दोनों बॉन्डिंग की हुई थी, और यहाँ पे वह ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ जुड़ गया। तो यहाँ पे क्या होता है? नया अरेंजमेंट होता है। किसका? एटम का। बात समझे? देखिए, जब भी कोई भी केमिकल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है तो वह नया केमिकल फॉर्म करता है, जिसका प्रॉपर्टी भी अलग होती है। देखिए, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला कैरेक्टरिस्टिक है स्टेट चेंज हो जाता है। जिससे सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस हो सकता है, या फिर गैस से लिक्विड हो सकता है। समझ गए? जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो चेंज इन स्टेट होता है, चेंज इन कलर भी होता है। समझ गए? जैसे अगर हम CuSO4 के सोल्यूशन में जब हम Fe को देते हैं तब वहाँ पे एक रिएक्शन होता है, जैसे CuSO4 प्लस Fe, ये हमको देता है FeSO4। ये कॉपर सल्फेट है, वह रिएक्ट किया Fe से, वह हमको क्या दिया? FeSO4 दिया। यहाँ पे कलराइजेशन होता है, कलर चेंज होता है। समझ के? चेंज इन टेम्परेचर भी होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें
अगर एग्जांपल ले लेते हैं कि हम CaO को अगर हम रिएक्ट करते हैं CaO प्लस H2O से, तो ये हमको देता है CaOH का होल 2। यह है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम है, दूसरा नाम भी इसको कह सकते हैं, यह है क्विकलाइम। यह वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर इसका दूसरा नाम है सेलेक्ट लाइम, समझ गए, यह बनाता है। इसमें बहुत सारा एनर्जी हमको बाहर निकलता है। यह डेल्टा का चिन्ह है, इससे हम एनर्जी दर्शाते हैं, मतलब हीट निकलता है। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर भी हुआ। देखिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है। इसका एग्जांपल ले लीजिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये हमको दिया CO2 प्लस एनर्जी, समझ गए। जैसे ये रिएक्शन होता है, जो भी हम कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल को जब जलाते हैं ना, कंबशन होता है ना, तब यही रिएक्शन होता है, समझ गए। तो यहाँ पे ये जो CO2 है, यह गैस इवॉल्व हुआ, इसीलिए इसको ये चिन्ह हम यहाँ पे लगा देते हैं, समझ गए। देखिए, अब ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन, जिससे हमको पता चलता है कि आखिर रिएक्शन हुआ है कि नहीं। क्या क्या है, याद कर लीजिए। पहला है स्टेट का चेंज होगा, दूसरा है कलर का चेंज होगा, तीसरा है टेम्परेचर में चेंज कुछ ना कुछ होगा, या फिर टेम्परेचर हमको रिएक्शन करवाने के लिए देना पड़े, या फिर अपने रिएक्शन हो जाए और हमको बहुत सारा हीट या फिर लाइट या फिर साउंड के रूप में हमें एनर्जी बाहर निकले। तो ये चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, समझ गए। इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है। तो अब केमिकल इक्वेशन पे बात आता है कि केमिकल रिएक्शन तो समझ गए, और हम लोगों का चैप्टर का पहला नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट हैंड मतलब छोटा करके लिखते हैं, किसके मदद से? फॉर्मूला से की मदद से, और हम फॉर्मूला और सिंबल की मदद से, तो वही केमिकल इक्वेशन हो जाता है। जैसे अगर हम पहले लिखते थे इसको, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमको देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हम पहले कैसे लिखते कि मैग्नीशियम हुआ, ये रिएक्ट किया, मैग्नीशियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, ऐसे करके लिखते। लेकिन यह बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। इसके लिए बहुत सारा केमिस्ट ने केमिकल इक्वेशन दिया। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन डायग्राम किया गया था जीन बेगुइन द्वारा। किसके द्वारा? जीन बेगुइन द्वारा। कब? 1615 में, समझ गए, 1615 में। क्लियर? केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का। मतलब केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं हम किसमें? केमिकल इक्वेशन में, उसको भी छोटा करके, समझ गए। वो लिखने में हमको मदद कौन करता है? सिंबल और फॉर्मूला। वैसे रिएक्टेंट जो होता है वह लेफ्ट हैंड साइड रहता है, मतलब बाएं साइड रहता है, और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रहता है, समझ गए। यहाँ पे MgO ये प्रोडक्ट है, जबकि ये रिएक्टेंट, ये क्या है? रिएक्टेंट। स्पेलिंग तो बहुत खराब है, वैसे हैंड राइटिंग। चलिए आगे बात करते हैं। तो रिएक्टेंट्स जो होता है वह वो सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। याद कर लीजिए डिफिनेशन, रिएक्टेंट आर द सब्सटेंसेस व्हिच अंडरगोज केमिकल रिएक्शन, समझ गए। और प्रोडक्ट वो सब्सटेंस है जो कि फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शन के बाद। प्रोडक्ट आर द सब्सटेंसेस व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। जैसे
यहाँ पर FeH2O, FeH2O ये है आपको टोटल, ये है रिएक्टेंट, समझ गए, क्योंकि यही रिएक्शन में भाग ले रहा है, समझ गए। और ये Fe3O4 प्लस H2 यह है प्रोडक्ट, क्योंकि यह हमें रिएक्शन के बाद हमें मिला है, समझ गए। ये प्रोडक्ट हुआ, ये रिएक्टेंट हुआ। रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, ये हमेशा राइट हैंड साइड में रहता है। क्लियर? तो बात अब आगे करते हैं। देखिए चैप्टर बहुत ही इजी है, आपको चिल होके पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से हो जाएगा। देखिए अब केमिकल रिएक्शन जो भी हम लिखते हैं उसको और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन लिए तो उसमें और ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैसे ऐड कर सकते हैं, मतलब वो केमिकल रिएक्शन को हम जैसे ही देखें तो हमें और बहुत सारा इंफॉर्मेशन उससे पता चले। देखिए पहला है उसको हम उसका स्टेट बतला सकें कि रिएक्टेंट्स में जो जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, वह कौन सा स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहा है, समझ गए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, हमको दिया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है, समझ गए। देखिए यहाँ पे तो हमको इससे हमको इतना मात्र पता चलता है, यहाँ पे ये केमिकल अगर इक्वेशन को पढ़े तो कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं, अगर इसमें ये हम ऐड करते कि ये सॉलिड है, ये गैस है और ये भी गैस है, यहाँ से हमको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया कि कौन सा सॉलिड है। जैसे ये सॉलिड है, ये गैस के रूप में पार्टिसिपेट कर रहा है, O2 है, समझ गए, और CO2 है, ये भी गैस के रूप में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ से हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला। देखिए और रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं रिएक्शन कंडीशन को ऐड करके, मतलब उसमें कितना टेम्परेचर लगता है तभी रिएक्शन होता है, कैटलिस्ट देख के, टेम्परेचर देख के, मतलब वहाँ पे मेंशन कर देंगे हम ऊपर में, जैसे एरो देते हैं ना, एरो के ऊपर में हम 340 डिग्री, जैसे कैटलिस्ट का नाम है निकेल, ये सब लिख सकते हैं, सनलाइट, ये सब देंगे, समझ गए। और देखिए और बहुत सारा रिएक्शन में गैस जो कि इवॉल्व होता है प्रोडक्ट हैंड साइड में, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कौन सा रिएक्शन क्या दिया, CO2, समझ गए। ये CO2 जो है इस साइड, इस CO2 में आप ऐसे करके एक एरो दे दीजिएगा, ये क्या बतलाता है कि ये गैस इवॉल्व हो रहा है, समझ गए। इससे हमको ये इंफॉर्मेशन मिला। देखिए और हम केमिकल रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं एसिड या फिर बेस का कंसंट्रेशन देके, जैसे H2SO4 कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसमें हम लिख देंगे कि ये डाइल्यूट है या फिर कंसंट्रेटेड है, इसे देख के उसका और इंफॉर्मेशन बढ़ाया जा सकता है, समझ गए। अब देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, देखिए 5 भागों में बांटा है, वैसे अपना के क्लास 10 केमिस्ट्री में है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट और पांचवा है रेडॉक्स रिएक्शन। रेड ऑक्स मतलब लाल बैल। देखिए क्या होता है, अच्छा आप लोग मजे ले रहे हैं, मजे ले रहा है तू, संभल जा, अभी बहुत पढ़ाई करना है तुम्हें, चलो चिल हो जाओ आराम से और आगे पढ़ो।
देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यह it is the type of chemical reaction in which two or more than two substances react with each other to form a single product is called combination reaction। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट करता है और मात्र सिंगल प्रोडक्ट बनता है, याद रखना बच्चों, सिंगल प्रोडक्ट, तो उसको हम कौन सा रिएक्शन कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ गए? जैसे यहाँ पे CaO प्लस H2O, CaOH हल 2, मतलब ये कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड है, मतलब क्विकलाइम है, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या दिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर सिलेक्टर लाइम। ये कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों? कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ना, और जोड़ के मात्र एक ही प्रोडक्ट बनना, यह नेसेसरी है। समझ गए? सिंगल प्रोडक्ट ओनली। जैसे C इस रिएक्शन में देखिए, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है कौन? तो कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए? इस रिएक्शन में मात्र एक ही प्रोडक्ट बनेगा। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था? जोड़ना, इसमें क्या है? डिकम्पोजिशन में फोड़ना, मतलब एक ही रिएक्टेंट से दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनेगा, उसको क्या कौन सा रिएक्शन कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन टू फॉर्म मल्टीपल प्रोडक्ट। समझ गए? मल्टीपल प्रोडक्ट बनाएगा। ये कौन सा रिएक्शन होगा? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे CaCO3 है, उसमें अगर हीट करेंगे किसको? CaCO3 को, अगर इसको टेम्परेचर देंगे तो ये हमको क्या देगा? ये डेल्टा का चिन्ह है, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं हीट को, हीट एनर्जी को। समझ गए? इससे किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हीट एनर्जी को। अगर CaCO3 को, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करते हैं तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। समझ गए? यह एक एंडोथर्मिको केमिकल रिएक्शन है, मतलब आगे पढ़ेंगे एंडोथर्मिक क्या होता है। वैसे जिस केमिकल रिएक्शन को कराने में हमें अलग से एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। समझ गए? आगे पढ़ेंगे। देखिए अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। समझ गए? मतलब ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो होता है वह डिस्प्लेस कर दे कम रिएक्टिव मेटल को, किसके? तो उसी के साल्ट सॉल्यूशन से। इसको कौन सा रिएक्शन कहेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे CuSO4 है, CuSO4 में कॉपर जो है, कॉपर लेस रिएक्टिव देन जिंक। समझ के? इसीलिए जिंक जो है वह उसको केमिकल, उसके साल्ट सॉल्यूशन जो है CuSO4 उससे डिस्प्लेस कर देता है। समझ गए? साल्ट सॉल्यूशन से CuSO4 के साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और जिंक इसके जगह पे ले लिया और Cu को बाहर निकाल दिया, लात मार के बाहर चले जाओ भाई। समझ गया? क्योंकि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं ही रहूंगा। देखिए अब रिएक्टिविटी सीरीज एक टर्म आता है। वैसे तो आप नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेस साल्ट में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़िएगा या फिर मेटल और नॉन मेटल में पढ़िएगा। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज उस सीरीज को कहते हैं जिसमें कि हम मेटल की रिएक्टिविटी या फिर एलिमेंट की रिएक्टिविटी को उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं। ये K से रिप्रेजेंट करते पोटासियम को, सोडियम को, कैल्शियम को,
मैग्नीशियम को, एल्युमिनियम को, जिंक को, आयरन को, और Pb से लीड होता है। समझ गए? तो इसको सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? तो पोटासियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम। मतलब के Na के सॉल्ट सॉल्यूशन से Na को डिस्प्लेस कर सकता है। के अपने से नीचे जितना भी है सबको डिस्प्लेस कर सकता है। समझ गए? क्योंकि ऊपर वाला मोर रिएक्टिव है नीचे वाला से। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ आयन्स टेक्स प्लेस। उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ आयन हुआ कि अगर हम तुमको डिस्प्लेस कर देंगे तो वो भी हमको डिस्प्लेस कर देगा। समझ गए? अगर हम किसी को डिस्प्लेस करेंगे तो वो भी हमको डिस्प्लेस कर देगा। यह कौन सा हुआ? म्यूचुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ। मतलब दोनों बराबरी से एक दूसरे का आयन को ट्रांसफर कर देता है। जैसे BaCl2 का ये है बेरियम क्लोराइड, ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फेट से, तो हमको बना रहा है सोडियम क्लोराइड मतलब कॉमन साल्ट जो हम खाते हैं, और BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट। यह व्हाइट प्रिसिपिटेट भी होता है। इसको ऐसे एरो से हम दर्शाते हैं कि अब नीचे जा रहा है। समझ गए? इसको हम नीचे वाले एरो से भी दर्शाते, ऐसे करके दर्शाएंगे इसको। समझ गए कि नीचे जा रहा है, नीचे सेटल हो रहा है। तो इस रिएक्शन में Ba जो है, Ba जो है E2 प्लस है, और SO4 जो है, SO4 तो वैसे SO4 का बात नहीं कर सकते हैं। Na जो है, Na प्लस है, तो Na चले जाएगा Cl की जगह पे, Ba आ जाएगा SO4 की जगह पे, तो ये NaCl बना लिया और BaSO4 बना लिया। समझ गए? चलिए अब आगे देखते हैं। अब रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होता है, मतलब साथ साथ होता है। एक साइड अगर ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे साइड रिडक्शन होगा। समझ गए? इसी को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन वह प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं, या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होता है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया प्रोडक्ट में, तो ये कार्बन जो है, यह यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन ऐड हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है? तो कार्बन के पास हो रहा है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो O2 है। देखिए कैसे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको कहते हैं जो कि दूसरे को ऑक्सीजन सप्लाई करे और अपना खुद में उसका रिडक्शन हो, मतलब वो खुद ऑक्सीजन दूसरे को दे दे और अपना ऑक्सीजन उसके पास से लूज हो जाए। समझ गए? तो ये कौन सा एजेंट हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइजेज अदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ बी रिड्यूस्ड, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखिए, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या फिर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वो दोनों हमें रिएक्टेंट्स में से ही चुनना है। देखिए जैसे C+O2 गिव्स अस CO2। देखिए यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, ये कार्बन है, ये O2 ऑक्सीजन है।
कार्बन में ऐड किए क्या, तो ऑक्सीजन, हमको बन दिया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, दोनों चीज हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह सब्सटेंस है जो कि दूसरे को ऑक्सीजन दे रहा है, मतलब जिसके पास ऑक्सीजन रहेगा वही ना ऑक्सीजन दूसरे को देगा। तो यहाँ पे O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है और यह कार्बन को ऑक्सीजन दे रहा है। अब सोचिएगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। रिड्यूसिंग एजेंट हम आगे बात करते हैं, देख लीजिए। अब रिडक्शन, रिडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं। क्लास 10th के लेवल पे हमें केवल ऑक्सीजन से ही, ऑक्सीजन के अनुसार ही करना पड़ता है कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन के अनुसार ही हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ते हैं। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट किया, हमको दिया क्या प्रोडक्ट में, CO2। यहाँ पर कार्बन जो है वह रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि कार्बन दूसरे से ऑक्सीजन ले रहा है, मतलब उसमें से जिसमें से ऑक्सीजन लूज होगा तो वहाँ पे रिडक्शन होगा। जैसे यहाँ पे O2 जो है, O2 में से ऑक्सीजन लूज हो रहा है, वह C में ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा साइट है ये, तो रिडक्शन, साइट ऑफ रिडक्शन है, साइट ऑफ रिडक्शन, समझ गए। ये कौन सा साइट है, साइट ऑफ रिडक्शन है, कौन, तो ऑक्सीजन वाला साइट, समझ गए, O2, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन जा रहा है और कार्बन में ऐड हो रहा है। यह है साइट ऑफ कार्बन वाला, यह है कौन सा, साइट ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, समझ गए। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट O2 है क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है, वही दूसरे को ऑक्सीजन दे सकता है। और कार्बन जो है, कार्बन यहाँ पे अपना ऑक्सीजन दूसरे से लेता है, कार्बन ऑक्सीजन दूसरे से लेता है, इसीलिए यह रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल बेस्ड ऑन एनर्जी फ्लो, रिएक्शन का टाइप्स, अरे क्या क्या कह रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन एनर्जी फ्लो। देखिए और दो प्रकार का रिएक्शन को हम दर्शाते हैं और वो दोनों कैटेगरी की है एनर्जी फ्लो के अनुसार। पहला है एंडोथर्मिक, वो ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें हमें एनर्जी देना पड़ता है, वो भी किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, लाइट के या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, तभी रिएक्शन होता है। तो उसको कौन सा रिएक्शन कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे यहाँ पर CaCO3 में हीट दिए, CaCO3 में इसमें हम हीट क्या दिए, तो हीट दिए, तब वो टूट गया किसमें, तो CaO में और CO2 में, समझ गए। यहाँ पे ये कौन सा एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक का, मतलब जिसमें हम एनर्जी दे रहे हैं। यहाँ पे तो हीट का दे रहे हैं, वैसे लाइट का भी एनर्जी देते हैं उसमें, वो भी आगे पढ़ेंगे। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी इसी टाइप का, इसका ही एक एग्जाम्पल है। देखिए कैसे, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमको एनर्जी देना पड़ता है, वो भी या फिर हीट के रूप में या फिर लाइट के या फिर इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, तभी रिएक्शन होता है। देखिए अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इवॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी along with the formation of प्रोडक्ट, समझ गए। मतलब वैसा है केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी अपने आप बाहर निकलती है, या फिर हीट के रूप में या फिर लाइट के रूप में या फिर इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, वो कौन सा रिएक्शन होगा, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, समझ गए। जैसे कि एग्जांपल हम देते हैं, जैसे पटाखा जो फूटता है, वह जो फूटता है तो उसमें लाइट के रूप में एनर्जी निकलता है, तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए जैसे कार्बन रिएक्ट किया ऑक्सीजन से,
हमको क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे एनर्जी भी निकलता है, एनर्जी भी देता है। तो यह कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक का रिएक्शन। मतलब या फिर ये कार्बन में क्या क्या आ सकता है, कार्बन किस किस चीज में कंटेंट रहता है, वुड में रहता है, कोल में रहता है, वुड में रहता है, कोल में रहता है, फूड जो हम खाते हैं फूड में रहता है, चारकोल में रहता है। समझ गए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो भी है वो सब किसका एग्जाम्पल है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। मतलब उसमें अपने आप हीट बाहर निकलेगी, हीट में ही नहीं निकल सकता, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी वो एनर्जी का, लेकिन बाहर निकलेगा ही। समझ गए। देखिए अब आगे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हमें सनलाइट सप्लाई करना पड़ता है, मतलब देना पड़ता है, तभी वो रिएक्शन होता है। जैसे AgCl है, अगर AgCl को हम सिल्वर क्लोराइड कहेंगे, अगर इसको हम सनलाइट में रख देंगे, मतलब आके सनलाइट सूर्य के प्रकाश के नीचे रख देंगे, तो वह Ag और Cl दोनों अलग अलग हो जाएगा। वैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड में भी यही रिएक्शन होता है। जब भी हम सिल्वर ब्रोमाइड को छोड़ देते हैं सूर्य के प्रकाश के नीचे, तब वो भी Ag और Br में अलग अलग टूट जाता है। तो ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब एक सब्सटेंस दो या दो से अधिक चीजों में टूट रहा है, वो भी किसके माध्यम से, तो फोटो मतलब लाइट के माध्यम से। समझ गए। इसीलिए इसका नाम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन पड़ा। इसका दूसरा नाम भी है फोटोलाइसिस। समझ गए। दूसरा नाम क्या है, फोटोलाइसिस रिएक्शन। ये जो दोनों रिएक्शन है, ये AgCl का और AgBr का, इसका पहले यूज करते थे हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। समझ गए। ये NCERT में मेंशन है, इसीलिए आपको ये चीज याद रखना है। समझ गए। जो चीज NCERT में है वो हमेशा याद रहना चाहिए। देखिए अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, मतलब जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तभी वह रिएक्शन होगा। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक टाइप है। इट इज ए टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच वी सप्लाई एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए। इसका एग्जाम्पल है, अगर H2O में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वह टूट जाएगा H2 और O2 में, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाए। ये इसका भी दूसरा नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ गए। और एक तीसरा वैरायटी है, वो है थर्मोलाइटिक रिएक्शन। समझ गए। मतलब इस रिएक्शन में, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही वैरायटी है, इसमें हम सप्लाई करते हैं एनर्जी, वो भी किस रूप में, हीट के रूप में। समझ गए। इसका दूसरा नाम भी है थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस रिएक्शन। समझ गए। इसमें हम हीट देते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, CaCO3, उसमें उसको अगर हीटअप करेंगे तो CaO और H2O में CaCO3 टूट जाएगा। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म करेंगे तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर में अलग अलग हो जाएगा। मतलब डिकम्पोजिशन हो रहा है, वो भी किसके माध्यम से, हीट के माध्यम से। मतलब गर्मी दे रहे हैं ना वहाँ पे, उसको हीटअप कर रहे हैं, इसलिए वह थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। अब देखिए चैप्टर का अब ऑलमोस्ट एंड पे है। अब रस्टिंग और एक दूसरा टॉपिक है रेंसिडिटी, मात्र 2 टॉपिक बचा हुआ। देखिए रस्टिंग, और उसके बाद पूरा फुल जितना भी केमिकल इक्वेशन है क्लास 10th के NCERT में, वो भी हम आप लोगों के लिए लाए हैं, उसे हमेशा याद रखिए। और ज़्यादा तो नहीं केमिकल इक्वेशन आपको याद करना है, जितना NCERT में दिया हुआ है वह आपके हमेशा मुंह पे रहना चाहिए। तो देखिए रस्टिंग क्या होता है।
जब भी when iron is exposed to air and moisture for a long period of time, then it form a reddish brown ferric oxide. This oxide is called rust. समझ गए? जब आयरन बहुत ज्यादा दिनों तक एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहता है तो वह एक रेडिश ब्राउन कलर का एक ऑक्साइड बना लेता है। समझ गए? जिसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है जिसको हम रस्ट कहते हैं। समझ गए? इसका इक्वेशन याद रखिएगा। मतलब Fe अगर H2O के साथ रिएक्ट करता है और साथ साथ ऑक्सीजन भी रहना चाहिए तब वो बनाता है Fe2O3 प्लस XH2O है। यहाँ पे ये XH2O रिप्रेजेंट करता है हाइड्रेटेड वाटर को। समझ गए? देखिए यह रस्टिंग जो है यह एक अनडिजायरेबल केमिकल रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? अनडिजायरेबल, मतलब जो कि हम नहीं चाहते। हर एक साल गवर्नमेंट को बहुत सारा क्षति होता है क्योंकि रस्टिंग के कारण। समझ गए? जैसे रेलवे का रस्टिंग, रेलवे में बहुत ज्यादा लोहा लगा हुआ रहता है। और रस्टिंग तो हम आयरन के कंसेप्ट में कहते हैं और सिल्वर के कंसेप्ट में जो कोरोजन होता है उसको हम टार्निशिंग ऑफ सिल्वर कहते हैं। समझ गए? जब हम एजी जब आता है H2S के कांटेक्ट में, मतलब H2S मतलब क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड के कांटेक्ट में, तब वह सिल्वर सल्फाइड बनाता है। यह ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लैक कलर। जैसे कोई व्यक्ति गला में चांदी का कोई न कोई ज्वेलरी पहनता है तो कुछ दिन के बाद वह ऑटोमेटिक ब्लैक हो जाता है। वह क्यों होता है? क्योंकि Ag2S बन जाता है, मतलब सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब सिल्वर रिएक्ट करता है किसके साथ? हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तब सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। समझ गए? और कॉपर में जो कोरोजन होता है वह एक ग्रीन फिल्म बना लेता है, ग्रीन कलर का कोटिंग बना लेता है क्योंकि वह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में कोरोजन होता है। समझ गए? कॉपर खत्म। समझ गया? रस्टिंग। चलिए अब रेंसिडिटी देख लेते हैं। रेंसिडिटी ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। समझ गए? It is oxidation reaction in which fats and oils of food oxidized and results in change of smell and taste of food। मतलब जब भी कोई भी फूड में, देखिए हम जो कोई भी सब्जी खाते हैं, बहुत अलग अलग चीज खाते हैं जिसमें कि फैट का मॉलिक्यूल रहता है, आयल रहता है। वो आयल सब जब ऑक्सीजन के साथ या फिर ऑक्सीजन कांटेक्ट में आती है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, जिसके कारण से फूड का स्मेल बदल जाता है, टेस्ट खराब हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। और जब भी हम ऐसा चीज को हमें नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये हमें फूड पॉइजनिंग कर देता है। अब कुछ वेज है, मतलब तरीका है जिससे कि हम रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे पहला है पैकिंग इन एयर टाइट पैकेट, मतलब उसमें एयर बाहर से नहीं जाना चाहिए, पूरे पैक्ड हो। रेफ्रिजरेशन, मतलब रेफ्रिजरेटर में रख दें। समझ गए? नाइट्रोजन फ्लश्ड बैग में रखें, मतलब नाइट्रोजन उसमें रहना चाहिए वो बैग में। जैसे अगर कुरकुरे लेते हैं तो उसमें कुरकुरे से ज्यादा उसमें वो हवे रहता है, वो हवा नहीं है, मतलब एयर नहीं है, वह नाइट्रोजन है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि नाइट्रोजन का यूज हम क्यों करते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। बॉन्ड डिसोसिएशन, देखिए क्लियर लिख देते हैं, नाइट्रोजन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी
काफ़ी हाई होता है जिसके कारण से इसका बॉन्ड जल्दी नहीं टूटता है। तो अगर बॉन्ड नहीं टूटेगा मतलब N2 जो है यह नहीं टूटेगा तो N तो रिएक्ट करेगा ही नहीं इसके पार्टिकल के साथ, कुड़कुड़े या फिर जो भी पार्टिकल रहेगा उसके साथ, इसीलिए रिएक्शन होगा ही नहीं। बात समझ गए। और एक है वैरायटी बाय एडिंग ऑक्सीडेंट, मतलब कुछ कुछ ऑक्सीडेंट केमिकल आता है जो कि उसमें ऐड कर देते हैं तो ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, तो रेसिडिटी कहाँ से होगी। समझ गए बात। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए जितना भी केमिकल इक्वेशन है क्लास 10 के एनसीईआरटी का सब देख लेते हैं। पहला है Mg + O2, MgO बनाया, मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, MgO ये बनाया, समझ गए। दूसरा जिंक जो रिएक्ट किया H2SO4 के, मतलब H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, तो बनाया क्या, जिंक सल्फेट और H2 हाइड्रोजन। तीसरा है जब आयरन रिएक्ट किया वाटर के साथ तब आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाया। चौथा है जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है H2 के साथ और उस वहाँ पे 340 atm प्रेशर में वो रिएक्शन होता है तब वह CH3OH बनाता है। CH3OH को हम कह सकते हैं कि यह है CH3OH क्या है, देखिए यह इथेनॉल है, इथेनॉल है, समझ गए, इथेनॉल है। और ये पांचवा है, यह फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है जिसमें 6CO2 लेते हैं, H2O लेते हैं 12H2O, हमको दिया क्या C6H12O6 प्लस 6H2O दिया प्लस 6O2 भी दिया। यहाँ पे गलती कर दिया है, यहाँ पे 6H2O नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होता 6O2, समझ गए। जो स्लाइड बनाया है उससे मैं बात करूंगा, समझ गए। अब आगे देखते हैं। देखिए और नेक्स्ट रिएक्शन है CaO प्लस H2O, वह दिया CaOH हॉल 2, मतलब कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट किया वाटर के साथ तो वो हमको प्रोडक्ट में क्या दिया, वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। CaO को हम एक दूसरे नाम से भी जान सकते हैं जिसका नाम है क्विकलाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, जबकि CaOH हॉल 2 को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर सिलेक्ट लाइम कहते हैं। इसका हम उपयोग वाइट वॉशिंग में करते हैं। वाइट वॉशिंग में CaOH हॉल 2 घर में अपने वॉल पे लगा लेते हैं, कुछ देर के बाद वो CO2 के साथ रिएक्ट करता है, उसका रिएक्शन भी बतला देते हैं। जैसे CaOH हॉल 2 प्लस CO2 रिएक्ट किया, क्योंकि वाल पे उसको लगा देते हैं CaOH हॉल 2 को, तो इन्वायरमेंट में तो बहुत सारे CO2 गैस है, उसके साथ रिएक्ट करता है तो वो हमको CaCO3 बना देता है, समझ गए, प्लस H2O वाटर भी, समझ गए। तो हमारा पेंटिंग हो गया, मतलब वो अलग टाइप का वाइट वॉशिंग हो जाता है। और उसके बाद रिएक्शन है, नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, यहाँ पे फिर अगला रिएक्शन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमको वाटर देता है। हाइड्रोजन जब गैस रहता है, ऑक्सीजन भी गैस रहता है, तो वाटर जो होता है वो लिक्विड रहता है, समझ गए, वो लिक्विड रूप में प्रोडक्ट देता है। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है मीथेन, CH4 को मीथेन कहते हैं। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O देता है और एनर्जी भी साथ साथ में देता है। और नेक्स्ट रिएक्शन है C6H12, ये हमारा रिस्पायरेशन का रिएक्शन है। कौन सा है, रिस्पायरेशन का, समझ गए। इसमें जितना भी ग्लूकोज का मोलिकुल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दिया, साथ साथ एनर्जी भी। पांचवा है देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू
कंपोस्ट इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, याद रहना चाहिए। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसीलिए मैं यह लाइन को यहाँ पे लाया हूँ, समझ गए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। फिर है FeSO4 प्लस हीट। जब फेरस सल्फेट को रिएक्ट करते हैं, फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं मतलब गर्म करते हैं, तब वह Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 देता है। मतलब फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है, समझ गए। और फिर नेक्स्ट रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है। नेक्स्ट रिएक्शन है जब लीड नाइट्रेट को अगर हीट करते हैं तो लीड ऑक्साइड देता है। और NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस देता है, ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन फ्यूम। कभी कभी क्वेश्चन CBSE ऐसे पूछ देती है, ब्राउन फ्यूम या फिर गैस, समझ गए, प्लस ऑक्सीजन भी देती है। नेक्स्ट रिएक्शन है AgCl। जब भी सनलाइट में दे देते तो Ag प्लस Cl अलग अलग हो जाता है। फिर AgBr सनलाइट में दिए, Ag और Br अलग अलग हो गया। FeCuSO4, ये दोनों रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, समझ गए। मतलब Fe रिएक्ट किया CuSO4 के साथ तो FeSO4 प्लस Cu बनाया। वैसे Zn प्लस CuSO4 रिएक्ट किया तो ZnSO4 प्लस Cu बनाया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe ज़्यादा रिएक्टिव है Cu से, इसीलिए उसको डिस्प्लेस कर दिया, उसके जगह पे खुद चले गए और बनाया FeSO4 प्लस Cu। नेक्स्ट वाला में जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए जिंक Cu को लात मार के हटा दिया और जिंक उसके जगह पे चले गया और Cu को अलग कर दिया, तो ZnSO4 प्लस Cu बना लिया, समझ गए। चलिए फिर नेक्स्ट है जब भी लीड रिएक्ट करता है कॉपर क्लोराइड से, तब वह लीड क्लोराइड प्लस कॉपर बनाता है, क्योंकि लीड ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। वैसे ही अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है तब बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनाता है। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड जो है वह वाइट प्रिसिपिटेट है। क्या है, वाइट प्रिसिपिटेट। देखिए वाइट प्रिसिपिटेट को ऐसे एरो डाउन से दर्शाते हैं, मतलब वो नीचे सेटल हो जाएगा। यह इंसोल्यूबल साल्ट होता है, इंसोल्यूबल साल्ट। यह फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शन में और वह मिलता नहीं है सॉल्यूशन के साथ, समझ के, इसीलिए इसको इंसोल्यूबल साल्ट कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है Cu प्लस O2। ये एक एग्जाम्पल है इसका भी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का, समझ गए। देखिए अब Cu मतलब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, यह स्पेसिफिक डिटेल है, याद रहना जरूरी है। फिर कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तब कॉपर प्लस वाटर बनता है, ये भी याद रहना चाहिए। जब जिंक ऑक्साइड और कार्बन रिएक्ट करता है तब जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ये रिएक्शन भी याद रहना चाहिए। और ये रिएक्शन तो किसी को स्किप नहीं करना चाहिए, एनसीईआरटी का रिएक्शन है, एनसीईआरटी का नहीं होता तो सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सबको याद रखिए। इस रिएक्शन में मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तब MnCl2 मतलब मैग्नीज क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन गैस इवॉल्व होता है। ये रिएक्शन स्पेसिफिक है, इसे याद रहना जरूरी है। थैंक यू, दैट्स ऑल। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करें। अगर आपका मन इच्छा
सब चाहे कि नहीं इसे सब्सक्राइब करना चाहिए, तब करें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर